Today we'll discuss about the principles and the problems in extraction of pillars while working with the underground board and pillar method. This was actually my assignment in one of my subjects while I was pursuing my fourth semester BTech in mining engineering. So we can learn about the topic and also we can learn how is the format of a presentation is if you are going to submit for your BTech degree or your diploma degree, how you can make your own presentation. So starting with the main page, here comes an acknowledgement for my professors. Then starting with the introduction हम चालू करते हैं. एक शॉर्ट फॉर्म में माइनिंग की डेफिनेशन. माइनिंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मिनरल्स और अदर जियोलॉजिकल मैटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. एक बहुत ही शॉर्ट लाइन में परफेक्ट डेफिनेशन माइनिंग की. आगे बढ़ते हुए, इन इंडिया 90% ऑफ अंडरग्राउंड कोल आउटपुट इज डन बाय बोर्ड एंड पिलर मेथड. ये बहुत ही एक फैक्चुअल बात है कि इंडिया में 98% जो हमारा कोल होता है, जो हमारा कोल निकाला जाता है माइनिंग के द्वारा, वो बोर्ड एंड पिलर मेथड से किया जाता है. ये बोर्ड एंड पिलर मेथड दो फेज होते हैं इसमें. एक होता है डेवलपमेंट और दूसरा होता है डीप पिलरिंग. कभी कभी ऐसा होता है कि ये फेज अकेले अकेले चल रहे होते हैं कि पहले डेवलपमेंट हो गया उसके बाद डीप पिलरिंग कर रहे हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों फेजेस एक साथ चल रहे होते हैं एक ही माइन. तो जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उस समय हम पिलर्स फॉर्म करते हैं ड्राइविंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ गैलरीज. उस गैलरीज में जितना कोल होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. एंड जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं तो जो पिलर्स फॉर्म हो गए होते हैं इन द मैश ऑफ द गैलरीज, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस रूफ को केव करने दिया जाता है. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. एक बोर्ड एंड पिलर माइनिंग ऑपरेशन मेथड हम समझते हैं कि हमारे सामने एक ऑपरेशन हो रहा है. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पे ऑपरेशन एक कोल कटिंग मशीन के द्वारा हो रहा है. यहाँ पे एक शटल कार है जो कोल कटिंग मशीन है, वो कोयला शटल कार में डाल रहा है. शटल कार लेके उसको कन्वेयर बेल्ट तक ले जा रहा है. ये जो नेटवर्क देख रहे हैं आप, इनको हम बोलते हैं गैलरीज. एंड ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं इनको बोलते हैं हम कोल पिलर्स. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कोयला इन गैलरी से निकाला जाता है एंड ड्यूरिंग द डीप पिलरिंग इन पिलर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो रूफ है, ये रूफ है, उसको केव होने दिया जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं रूफ बोल्टिंग चल रही है, रूफ को सपोर्ट करने के लिए काम चल रहा है. एक शॉर्ट अपने माइनिंग बोर्ड एंड पिलर माइनिंग ऑपरेशन देखो कैसे होता है ये. स्टार्टिंग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स. आफ्टर द पिलर हैव बीन फॉर्म्ड इन द बोर्ड एंड पिलर सिस्टम, कंसिडरेशन हैज टू बी गिवन टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम द पिलर्स. जब हम बोर्ड एंड पिलर मेथड में पिलर्स बना चुके होते हैं उसके बाद ये कंसिडरेशन दिया जाता है कि हम उन पिलर्स से भी कोल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कोयला वेस्ट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पिलर्स. तो इसी मेथड को, इस एक्सट्रैक्शन की मेथड को बोलते हैं पिलर एक्सट्रैक्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं डी पिलरिंग, पिलर कटिंग या ब्रोकन वर्किंग, अलग अलग नाम है इसके. इसके दो मेथड्स होते हैं. पहला बोलते हैं अपन केविंग. केविंग में क्या होता है कि जो पिलर्स होते हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और जो रूफ होती है उसको कोलैप्स करने के लिए अपन छोड़ देते हैं. द रूफ इज अलाउड टू ब्रेक एंड कोलैप्स इनटू वॉइड्स और द डी कोल्ड एरियाज. डी कोल्ड एरिया वहाँ जहाँ से हमने पिलर्स और गैलरी दोनों का कोल निकाल चुके हैं, उस एरिया को अपन गोफ एरिया भी बोलते हैं. दूसरी मेथड होती है डीपरिंग विद स्टोइंग. इस मेथड में क्या करते हैं कि जो गोफ एरिया है उसको कंप्लीटली पैक कर देते हैं अपन इनकम्बस्टिबल मटेरियल से वेरेवर नेसेसरी, ताकि जो स्ट्रेटा है हमारा वो इंटैक्ट रहे और सरफेस के ऊपर कभी सब्सिडेंस ना हो जाए. मान लो अपनी माइन काफ़ी शैलो है तो ये भी हो सकता है कि अगर अपन ने केविंग मेथड अप्लाई किया और पिलर्स हटा लिए और रूफ को कोलैप्स होने दिया तो सरफेस पे डिस्टर्बेंस आए, सरफेस पे सब्सिडेंस आए, ये भी पॉसिबल है. तो इसीलिए एक और मेथड होती है डीप पिलरिंग विद स्टोइंग. आगे बढ़ते हैं अपन. प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर, उसकी टेक्निक के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं. तो पहला प्रिंसिपल अपन देखते हैं कि रूफ एक्सपोजर एट वन टाइम शुड बी मिनिमल फॉर केविंग, दैट इज 90 टू 60 टू 90 मीटर्स, एंड फॉर स्टोइंग इज 90 टू 100 मीटर्स. इसका मतलब है कि जब अपन पिलर्स हटा रहे होते हैं तो एक जो रूफ बिना सपोर्ट के कहलाई, जब अपन ने उसका सपोर्ट, पिलर से सपोर्ट हटा दिया, जो एक रूफ बिना सपोर्ट के कहलाई, उसका एरिया जब हम केविंग की बात करते हैं तब 60 टू 90 मीटर्स स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और जब हम स्टोइंग की बात करते हैं, स्टोइंग मतलब जब हम उसको सब इनकम्बस्टिबल मटेरियल उस एरिया में भर देते हैं तब उस एरिया का अ, जो एरिया है वो 90 टू 100 मीटर्स के अंडर ही होना चाहिए. ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम रूफ फॉल्स को अवॉइड कर सकें. क्योंकि अगर अपन ने बहुत सारे बहुत बड़े एरिया में
100 मीटर से ज़्यादा एरिया में अपन ने पिलर्स भी हटा दिए, तो रूफ का सब्सिडेंस का बहुत ज़्यादा चांसेस है और माइनिंग एक्सीडेंट भी हो सकते हैं काफ़ी। द साइज ऑफ पैनल शुड बी सच दैट डिपिलरिंग कैन बी डन विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड हम समझते हैं कि जब कोयला पहली बार करता है, जो उसका ऑक्सीडेशन होना चालू होता है टू द पॉइंट वेयर उसमें आग लग जाती है, उस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो अपना पैनल का साइजेस है वो उसी प्रकार होने चाहिए ताकि वो उस पीरियड के अंदर हो जाए, उसके कोयले में आग लगने से पहले ही अपन उसको प्रॉपर पैनल्स में अपन डीकलरिंग कर सकें। आगे पढ़ते हैं अपन। थर्ड पॉइंट है द एक्सट्रैक्शन line should be arranged to facilitate roof control. In practice, diagonal line or straight diagonal line is common. In special cases, steep diagonal or straight line is often. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पिलर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस पिलर को एक्सट्रैक्ट करने का एक जो ब्लूप्रिंट होता है वो हम इस फोटो में देख सकते हैं नीचे, कि या तो उसको माइन के डायगनली अपन ले जाएं या तो स्टेप में ले जाएं। इसमें हमको ये फ़ायदा होता है कि जो वर्किंग प्लेसेस है वो सॉलिड पिलर्स से सपोर्टेड रहते हैं और जो रूफ है वो केव उसकी केविंग का खतरा कम रहता है, ताकि जब अगर केव भी हो जाए तो ये गोफ है वो बहुत ही गोफ का जो क्या बोलेंगे अपन फ्लश होए वो वर्किंग फेसेस में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ना जाए और वेंटिलेशन को भी डिस्टर्ब ज़्यादा ना करे। दूसरा होता है अपना स्टेप डायगनल, अपन देख सकते हैं ये क्यों करते हैं ताकि हम जो अगर हाइड्रोलिक स्टैंड स्टोइंग कर रहे हैं तो जो वाटर ड्रेनेज है उसको फैसिलिटेट कर सकें। अगला हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। सिंगल लिफ्ट ऑब्स्ट्रक्शन इज लिमिटेड टू द हाइट ऑफ 4.8 मीटर और लेस। इफ द थिकनेस ऑफ द सीम इज 4.8 मीटर्स द एक्सट्रैक्शन इज डन विद द मल्टीपल लिफ्ट। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमारी कोल की सीम 4.8 मीटर्स के आसपास है तब तो हम उसको सिंगल लिफ्ट में या फिर एक ही बार में पूरा कोल पूरा पिलर को अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वो सीम 4.8 मीटर से ज़्यादा है तो हमको मल्टीपल लिफ्ट में एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, लाइक मल्टीपल स्टेप्स में उसको तोड़ना पड़ता है पिलर्स को। जो भी फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, जो भी अपन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन लेते हैं, चाहे कोई भी मेथड हो, उस वर्किंग एरिया को सिस्टमेटिकली कॉग्स एंड प्रॉप सपोर्ट से सपोर्ट किया जाता है ताकि वो वर्किंग मैन पे फॉल ना कर पाए, वर्किंग मैन के साथ एक्सीडेंट ना हो पाए। ये अपन देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ पिलर टेक्निक्स, पिलर एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। पहली बात, अगर थिकनेस ऑफ द सीम 4.8 मीटर से कम है तो अपन केविंग मेथड से एक ही स्लाइस में पूरे पिलर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर थिकनेस 4.8 मीटर से ज़्यादा है तो उसको मल्टीपल लिफ्ट्स में स्टोइंग मेथड से हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि डेप्थ ऑफ सीम। एट ग्रेटर डेप्थ द पिलर मस्ट बी लार्जर and they are extracted in conjunction with stowing. Splits have to be driven on a strike. अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ है सीम का तो उनके पिलर्स भी लार्जर होने चाहिए। कि क्यों होने चाहिए? ताकि जो अपनी रूफ है उसको सपोर्ट कर पाए। अगर हमारा माइन बहुत ही डीप है तो उसके ऊपर जो कोल होगा उसका प्रेशर, जो ऊपर पूरा ओवरबर्डन होगा उसका प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमें अपने पिलर्स को भी बड़ा करना पड़ता है। और जब हम उस माइन में केविंग से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि रूफ इतनी ज़्यादा वो ओवरबर्डन का इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि वो बहुत ही जल्दी केव हो जाएगा, इसलिए हमको उसमें इनकम्बस्टिबल मटेरियल भरना पड़ता है या फिर स्टोरिंग करनी पड़ जाती है। थर्ड पॉइंट है रूफ ऑफ द सीम। एक सक्सेसफुल डीपिलरिंग के लिए रूफ को रेगुलरली केव होना पड़ता है। क्या हो अगर रूफ केव ना हो? अगर रूफ केव नहीं होती है तो ये भी हो सकता है जो कोयला डीपिलरिंग के समय बच जाता है कभी कभी इन फॉर्म ऑफ लाइनिंग्स इन द वॉल्स, तो वो आग पकड़ सकता है। इस पॉइंट को हम आगे समझेंगे, काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द सीम, यही पॉइंट जो मैं बता रहा था कि कोल विथ लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड मे बी एक्सट्रैक्टेड इन लार्जर पैनल्स टू अचीव सेम इफेक्ट टू मेक पैनल लार्जर। मैकेनाइजेशन ऑफ कोल ऑपरेशन इज नेसेसरी इन अ सीम विथ शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड। ये हमारा जो कोल पिलर एक्सट्रैक्शन फैक्टर है, ये आपसे कहता है कि जो स्पीड ऑफ अपना वर्किंग है वो अपन को डिवाइड करनी पड़ती है एज पर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द सीम। मान लीजिए आपका सीम का इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा है तो आप उसको वर्किंग प्लान उसके हिसाब से डाल सकते हैं। मगर मान लीजिए आपकी सीम का इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने वाला है तो आपको उसको पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा, उसको पहले
जल्दी काम करना पड़ेगा, उस एरिया में वर्किंग फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है अपना डिप ऑफ द सीम। जो अगर मान लीजिए हमारी सीम है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो हमको यूनिक एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स को अपनाना पड़ता है। उनमें से एक मेथड होती है टॉपिंग। टॉपिंग अपन कह सकते हैं पिलर्स को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सट्रैक्ट करना। ये हम जब पीएचडी करेंगे या फिर एमटेक के एंड में इस चीज़ को समझते हैं, ये भी हमारे काम करनी है। नाउ कम्स द प्रॉब्लम्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स। पहली बात तो जो स्ट्रेटा कंट्रोल है वो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि चांसेस ऑफ द रूफ फॉल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं इन द गोफ एरिया। सेकंड, द वेंटिलेशन ऑफ द माइन गेट्स एडवर्सली अफेक्टेड। ये कैसे होता है? जब गोफ एरिया का फ्लश जब आता है, जब रूफ कोलैप्स करती है, रूफ केव करती है, तो वो वेंटिलेशन का बहुत ही अफेक्ट कर जाता है, क्योंकि हमको वेंटिलेशन लॉक लगाने पड़ते हैं उन एरिया में जहाँ पे डिक्लेयरिंग हो रही है, ताकि ओवरऑल वेंटिलेशन ऑफ द माइन या जो भी कोल्ड डस्ट हमारा उससे डिक्लेयरिंग के समय निकले वो पूरी माइन को अफेक्ट ना कर पाए। तीसरी बात, द फायर ब्रेकआउट इन गोफ एरियाज। यही हम पहले बात कर रहे थे कि फायर ब्रेकआउट कैसे हो सकता है, कि जो कोल बच जाता है गोफ एरिया में उसका अगर ऑक्सीडेशन हो गया, वो इंक्यूबेशन पीरियड के आगे निकल गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो उसमें आग लग जाती है। पांचवा है द मैकेनाइजेशन ऑफ कोल इज डिफिकल्ट ड्यू टू द रूफ। इसका रीजन क्या होता है? मैकेनाइजेशन ऑफ कोल मतलब जो कोल का मैकेनिज्म होता है, इसमें हम बात कर रहे हैं रॉक मैकेनिक्स की, जो ड्यूरिंग डीप क्लियरिंग। आगे हम पढ़ते हैं कोल माइनिंग रेगुलेशन के बारे में। क्या ये बहुत ज़्यादा अपन को दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, मगर हमें इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अंडरग्राउंड कोल माइनिंग जिसने भी देखा है या जो भी विजिट कर चुका है उसको रियलाइज़ होगा कि ये काफ़ी डिफिकल्ट ये वर्किंग होती है। एंड एज एन इंजीनियर वी हैव टू बी रियली श्योर कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमको पता हो टू बी एग्जैक्ट, ताकि हम दूसरों को फॉलो करवा पाए। तो हमको तो पहले पढ़ना ही पड़ेगा इसको। खैर इसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, शायद इसका ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है वीडियो, तो हम ये दूसरी वीडियो में देखते हैं इस कोल रेगुलेशन CMR 1957 के बारे में, रेगुलेशन 100 के बारे में सब डिस्कस करेंगे हम। अभी हम आते हैं कंक्लूजन के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट अ फॉर्मेट नाउ, फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो एंड में अपना कंक्लूजन होता है, इन दिस प्रेजेंटेशन वी हैव ब्रीफली लर्नड अबाउट द प्रिंसिपल्स, द फैक्टर्स एंड द प्रॉब्लम्स in the CMR regulation regarding the extraction of pillars in boarding pillar method. Deep-clearing is the very crucial phase in this mining method, as the chances of problem occurrence is higher. But following the technical regulation and expertise of the skilled manpower working in boarding pillar is desired to be safe. ये हमारा conclusion हो गया इस presentation का, and we have the references now. तो ध्यान रखें आप जब भी presentation बनाएं कि अगर एक कोई बड़ा सा statement है उसमें आप मेन वर्ड्स को हाईलाइट कर सकें। आपका प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट हो गया कि द मेन पेज, द फ्रंट पेज, इंट्रोडक्टरी। सेकंड इज द एक्नॉलेजमेंट। थर्ड इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। देन फोर्थ से आपका जो टॉपिक्स अपने वाइज हैं, टॉपिक वाइज अपन चालू कर सकते हैं। इन द एंड आपका कंक्लूजन एंड द रेफरेंसेस। इस पर अपनी प्रेजेंटेशन एंड होती है। तो होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।